गुड मॉर्निंग सभी को। स्कॉलर्स क्लासेस महाराजगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा चैलेंज इस बात में है कि जो जीएस का पोर्शन है वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि किस तरीके से उसको कवर किया जाए। तो चलिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे तो अधिक से अधिक प्रश्नों को मिलने की संभावना इसमें से है। तो आइए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस नियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम लागू किया था 1935 में और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया और आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना को भारत में लाने का श्रेय जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 को लागू किया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें काफ़ी मतभेद रहता है, तो एक बार याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा सही उत्तर होगा। और अगर प्रश्न ये आता है कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा? सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। ये आप सभी लोग को पता ही होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। आपको पता है कि हमारा संविधान जो है कई देशों के संविधानों के जो अच्छे प्रावधान थे उनको मिलाकर के बनाया गया है, इसलिए ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में संविधान सभा में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संशोधन के उपरांत कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में 1976 के अंतर्गत उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय गणराज्य में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय लोकतंत्र में शक्ति का प्रमुख स्रोत भी होता है। भारतीय लोकतंत्र में शक्ति का प्रमुख स्रोत भी क्या होता है? कार्यपालिका लोकसभा जो होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं? तो देखिएगा, संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत कौन होता है? संविधान होता है। याद रखना है कि सरकार जो भी कार्य करेगा वो संविधान के मार्गदर्शन में ही करता है। इस प्रकार सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता को पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकों को कैसे नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, भारत में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गणतांत्रिक होते हुए भी वो अपने नागरिकों को जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन भारत जो है अपने नागरिकता को एकल नागरिकता प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करने का अधिकार है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारी न्यायपालिका होती है, विशेष रूप से उच्च न्यायपालिका। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया था?
तो याद रखें एक बहुत प्रसिद्ध मुकदमा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। तो उसमें सबसे पहले संविधान की मूल संरचना को डिफाइन किया गया था, उसको परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो क्यों नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में ही तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, यानी कि जितनी भी कल्याणकारी नीतियां हैं उसको इसमें शामिल करने का एक प्रस्ताव दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की किसकी संस्तुति पर शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने एक संस्तुति दिया था जिसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, जिसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त होते समय और उपराष्ट्रपति के न होते समय जो है वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वसम्मति भारत के राष्ट्रपति कौन चुने गए? एन संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति या निर्विरोध रूप से भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। भारत के राष्ट्रपतियों में किसे दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो कितने महीने तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक उसको मंत्री रहने का अधिकार है, और उस समय के बाद अगर वो किसी जगह से चुनाव लड़ करके जीतता है तभी मंत्री पद पर बना रह सकता है। भारत सरकार को कानून विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 552 सीटें हैं जिसमें 550 निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत होती हैं। राज्यसभा में 250 सीटें हैं जिसमें 268 निर्वाचित और 12 सीटें जो है मनोनीत की जाती हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिल करके लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं। लोकसभा स्पीकर अपना संबोधन किसे लिखता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लिखता है। प्रोटेम का कर्तव्य क्या है? स्पीकर प्रोटेम का कर्तव्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर 1952 से लेकर 1956 तक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा तथा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा का अस्थायी सदन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जो राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके भारतीय संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर किन परिस्थितियों में कानून बना सकता है? देखिएगा, राज्य सूची के विषयों पर आमतौर पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब संघीय संसद जो है राज्य विषयों पर भी, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? पहला, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाते हुए, संबंधित राज्यों की सहमति से, राष्ट्रपति शासन लागू होने की परिस्थिति में, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास किए गए प्रस्ताव के आधार पर, और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति के समय संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को विषय सूचियां में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद बना सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, स्पीकर करता है।
कोई भी विधेयक, धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वाद में किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे के सारे हैं, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, माफ करिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति ही करता है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा, 1 माह में राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन होना आवश्यक था। तो ये था हमारा भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर देख करके जाइएगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।